नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इतिहास में कई ऐसे शासक या बादशाह हुए हैं जिन्हें हम अच्छे काम के लिए या फिर बुरे काम के लिए जानते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। इसी मुगल साम्राज्य में एक शासक हुआ औरंगजेब। आजकल देश में औरंगजेब पर बहुत चर्चा है। औरंगजेब का इतिहास रक्त रंजित रहा है। कहा जाता है कि वो ऐसा आक्रांता था जिसने भारत में मंदिर, स्कूलों, दूसरे संस्थानों की इमारतों को तुड़वाया और शासन किया। आजकल ज्ञानवापी को लेकर औरंगजेब की चर्चा है। ओवैसी मुगल शासक औरंगजेब पर अपना स्टैंड अमूमन क्लियर नहीं करते हैं। यही लगातार देखने को मिला है। लेकिन कल वो सूरत में बोल रहे थे और वहां उन्होंने मुगलों पर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां पर जमकर दलीलें दी। ओवैसी ने कहा कि उनका ताल्लुक अहले दिल और सूफी बादशाहों से है जिन्होंने इस्लाम को भारत में लाया। ओवैसी पढ़े लिखे हैं, पेशे से बैरिस्टर भी हैं। जब वो सूरत में बोल रहे थे तो औरंगजेबी वकील की तरह उनकी भाषा थी। कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे। बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई। अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख का मुगलों से शुरू होती है। सबसे पहले अमरेंद्र नाथ जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि बात जब ज्ञानवापी की होती है तो ये देश में औरंगजेब की कैरेक्टर का असेसमेंट क्यों शुरू हो गया है? क्यों औरंगजेब किसी के लिए हीरो बन गया है और किसी के लिए विलन है? ज्ञानवापी से संबंधित जो बात है उसके बारे में मैं औरंगजेब की ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो पुरावशेष मिले हैं वहां से उसके ऊपर ज़रूर मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें जो दिखाई पड़ता है आर्कियोलॉजिकल अवशेष, वो निश्चित रूप से बताते हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर रहे होंगे और उसके ऊपर ये डोमिकल स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ता है, कई सारे पिक्चर्स अभी चलाई जा रही हैं मीडिया के द्वारा, तो वो डोमिकल स्ट्रक्चर जो सफ़ेद रंग का है वो बाद में उसके ऊपर स्थापित किया गया है और ये निर्मिति है सो दिखाई पड़ती है। और पुरावशेष के माध्यम से हम काल निर्णय कर लेते हैं और ये सभी लोगों को इसका, ज़्यादातर लोगों का इसका ज्ञान है। और जो जितने भी पक्षकर हैं या धर्मावलंबी हैं यहाँ इस देश में, वो सभी एक दूसरे के प्रतीक चिन्हों को पहचानते हैं और उसमें ज्ञानवापी एक ऐसी विवाद वाली स्थिति है जहाँ मामला न्यायालय में है। और इसके अतिरिक्त जब कभी कोई पिक्चर दिखाई जाएगी तो मैं उस पिक्चर विशेष के ऊपर अपनी टिप्पणी जरूर दूंगा। ठीक है, ये तो बात रही वहां पर मिल रहे अवशेषों की, ये तो बात रही वहां पर मिल रहे सबूतों की। लेकिन डॉक्टर ओमजी उपाध्याय जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो एक जंग है जो इस देश में हमें देखने को मिल रही है, मुगल अच्छे थे, मुगल खराब थे, औरंगजेब का जब जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है कि उसने कैसे देश के मंदिरों को तोड़ा, वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उसे किस तरीके से देखा जाए? ये किस प्रोजेक्शन की तैयारी देश में की जा रही है? देखिए, आपने शुरू में ही बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि हम पॉलिटिकल चर्चा की ओर नहीं जाएंगे, इसलिए मैं इतिहास के आईने से, इतिहास के पन्नों से बात अपनी शुरू करता हूं। 1669 में अगर ज्ञानवापी को लें और औरंगजेब को लें, औरंगजेब पे चर्चा चूंकि होनी है, 1669 में औरंगजेब ज्ञानवापी को तोड़ने का, उस मंदिर परिसर को तोड़ने का फरमान जारी करता है। वो फरमान आज भी आप एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित है, उसको देख सकते हैं।
उसके अलावा इतने सारे रेफरेंसेस, मैं अभी के सर्वे की बात अगर छोड़ भी दूं, उसको लीक नहीं करने की बात है या उस पर क्या अभी आगे होगा उसकी बात अगर आप छोड़ भी दीजिए, तो मैं 3-4 आपको क्लियर रेफरेंसेस इतिहास के पन्ने से बताता हूं। मुस्तैद खां एक मस्जिद आलमगीरी किताब लिखता है जिसमें पूरा विवरण आपको मिलेगा कि कैसे मंदिर वो तोड़ रहा है, किस किस तरह से कौन कौन से मंदिर तोड़ रहा है, वहां पे मस्जिदों की स्थापना कर रहा है। ठीक। M.A. सेरिंग एक क्रिश्चियन मिशनरी है, उसकी नियुक्ति है बनारस में। वो बनारस पे अपनी एक किताब लिखता है द सेक्रेड सिटी ऑफ हिंदूज, 1868 में वो पब्लिश होती है। उसमें ज्ञानवापी पे बहुत क्लियर कट उसने वो सारी चीजें, सारे रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, सारे फोटोग्राफ्स इंक्लूड किए हुए हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताऊं, 1859 से 1859 से 1910 के बीच दुनिया के बहुत सारे बड़े फोटोग्राफर्स ने बनारस की फोटोग्राफी की, ज्ञानवापी की फोटोग्राफी की, ज्ञानवापी के अंदर जाके फोटोग्राफी की। वो सारे फोटोग्राफ्स इस समय जे पॉल गेटी म्यूजियम वाशिंगटन, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, इन जगहों पे संकलित हैं। मुझे बहुत सारे, मैंने प्रयास किया इधर कुछ दिनों में, तो कुछ फोटोग्राफ्स मुझे मिले भी हुए हैं। ज्ञानवापी मंदिर के अंदर के चित्र स्पष्ट तरीके से हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां, उनके प्रतीक चिन्ह हमको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस पे विवाद अगर खड़ा होता है तो ये बहुत स्वाभाविक है कि औरंगजेब किस तरीके से बुत सिकन की भूमिका में है, किस तरीके से वो मंदिर तोड़ रहा है और मंदिर तोड़कर उनके मलबे से या उनके स्ट्रक्चर पे थोड़े बहुत अल्टरेशंस के साथ मस्जिदें बनवा रहा है। जी ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगी मीना जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी गंगा साहब मीना जी कि ये जो तमाम बहस हो रही है, देखिए ज्ञानवापी से जो बहस है वो शुरू हुई और औरंगजेब को लेकर खासकर बयान हो रहे हैं। इतिहास हमारा क्या कहता है, क्योंकि औरंगजेब एक आक्रांता था, उसने देश में किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा ये हम सब जानते हैं और ये इतिहास में दर्ज भी है, लेकिन इसके बावजूद उसे हीरोइक बनाने का जो एक मूवमेंट चल रहा है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल से कोई उसको हीरोइक नहीं बना रहा। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो पहले से कुछ बयान जारी किए गए, उन बयानों के बदले में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं इससे बड़ा एक व्यापक सवाल आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। वो सवाल यह है कि हम इस दौर में, जब कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारी समस्याओं से देश ग्रसित, तो उसमें हम एक कैसी बहस लेकर के आ रहे हैं। इस बहस से क्या हासिल होने वाला है? क्या हम देश के सारे मंदिरों और मस्जिदों को तोड़ करके देखने वाले हैं कि उनकी बुनियाद में क्या है? अगर इस तरह से हम तोड़ने लगेंगे तो उसमें बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलेंगे, कहीं कोई और साक्ष्य मिलेगा, और हम एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं जिससे ये देश एक अंदरूनी समस्या से ग्रस्त हो जाएगा। आज हमारे देश को हमको आगे ले जाना है, विश्व की चुनौतियों का सामना करना है, तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? जब मैं भारत से बाहर जाता हूं और दुनिया के लोगों को भारत के बारे में कहते सुनता हूं तो गर्व होता है। वो भारत के बारे में कहते हैं कि भारत एक इंद्रधनुष की तरह है, एक रेनबो है। यहाँ पे इतनी धर्म और इतनी संस्कृतियाँ मिलकर के साथ कैसे रहते हैं। इस साथ को, इस विविधता को हम बचाने और आगे बढ़ाने के बजाय हम ये तोड़ने की और खोदने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसके पीछे कौन सी राजनीति काम कर रही है, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन गंगा साहब जी देखिए, सवाल तो ये है ना कि कह रहे हैं आस्था का विषय है, और जैसा कि शुरुआत में ही डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी ने कहा कि वहां पर ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं, जहन में सवाल आते हैं, उत्सुकता बढ़ती है कि आखिर वहां पर था क्या जिसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। तो ये अगर अपने इतिहास को पता करना चाहता है कोई देश तो ये गलत कैसे है? नहीं, तो मैं ये इसी के बदले में आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या हम सारे मंदिरों और मस्जिदों को खोद कर देखने वाले हैं, उनके अंदर अवशेषों की खोज करने वाले हैं? और ये लगातार अभी ये पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये अवशेषों की खोज क्यों की जा रही है? इसके पीछे के निहितार्थ को हमको समझना पड़ेगा, और अगर वो निहितार्थ गलत है तो हमें अपने देश को इससे बचाना होगा। हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम इस बात पे बहस क्यों नहीं कर रहे आज कि कितने युवाओं की नौकरियां चली गई, कितने फॉर्म 4 साल से आए हुए, उनकी परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हुई, और उन बेरोजगारों के साथ क्या होने वाला है? अभी जो बहस है, अभी जो इतिहास को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है, उस पर भी बहस कर लेना जरूरी है। दोनों बिल्कुल अलग उस अलग पर मुद्दे बहस हैं। करनी चाहिए, लेकिन हमको साक्ष्यों के साथ करनी चाहिए और बहस के निहितार्थ समझने ही चाहिए। ठीक है, ओम जी उपाध्याय जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल साक्ष्यों के साथ इस पे बात करूंगा। देखिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और इस दंश को समझता हूं। मुझे लगता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक डॉक्टर हैं दक्षिण भारत में, डॉक्टर ML राजा, वो इतिहास के बहुत सारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, और बहुत रोरिंग प्रैक्टिशनर हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जब मैंने पूछा आप इतिहास पे काम क्यों कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत थी,
उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, अपने दर्शकों के साथ भी। उन्होंने कहा कि अगर एक डॉक्टर कोई गलती करता है ना, तो एक आदमी का जीवन खराब हो सकता है, लेकिन एक इतिहासकार ने जो गड़बड़ी की हुई है, उससे पूरे पीढ़ी का मानस खराब हो जा रहा है, उससे पूरे पीढ़ी को जो आत्मविश्वास और आत्मगौरव मिलना चाहिए था वो खराब हो जा रहा है। दिक्कत यहाँ है, समस्या यहाँ है। इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी इन्होंने कहा कि हीरोइक नहीं बनाया जा रहा है, मैं आपको एक दो उदाहरण दूं। अभी आपने कहा ही कि हीरोइक किस तरह से बनाया जा रहा है। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो पीछे लिखी हुई किताबें हैं, बहुत ठीक तरीके से, मैं तो एक एक लाइन उसका डॉक्टर के निगाह से भी पढ़ता हूं, उसको डिसेक्ट करके पढ़ता हूं कि किस तरीके से हीरोइक उनको बनाया गया। कहा गया कि साहब, मुगल तो दो महान जो दुनिया की ताकतें थी, चंगेज खां और तैमूर लंग, उनके वंशज थे, उनका खून था उनमें, नंबर एक। उसके बाद बहुत अनर्गल तरीके से उनके एक्सपेडिशंस को, उनके साम्राज्य विस्तार को, उनकी नीतियों को बहुत खराब तरीके से प्रेजेंट किया गया है, गड़बड़ तो किया गया है, और अनावश्यक उनको हीरोइक बनाया गया है। उसको अगर ठीक करने की स्थिति बन रही है तो देश सही दिशा में जा रहा है, हमारी एकेडमियां सही दिशा में जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। जी, ठीक है, जवाब दे दीजिए। मेरे ख्याल से ये सारी बातचीत को औरंगजेब से शुरू करके फिर मुगलों पे लाना चाहते हैं और मुगलों से ये मुसलमान पे लाना चाहते हैं। ये जो सरलीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नहीं, अभी आपने कहा मुगलों के बारे में ये लिखा गया है, मुगल ही था, तो औरंगजेब कुछ और था। तो मुगलों के पूरे इतिहास को क्या आप कुछ और तो नहीं था? नहीं, आप एनसीईआरटी से पूरा डिलीट करना चाहते हैं, भारतीय इतिहास से, भारतीय जनमानस की स्मृतियों से क्या आप डिलीट करना चाहते हैं? देखिए, इस देश को बनाने में हर उस व्यक्ति का योगदान है, हमारे पुरखों का योगदान है, उनमें से किसी को हम डिलीट नहीं कर सकते। डिलीशन की बात तो आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमने तो डिलीशन की बात ही नहीं की। महत्वपूर्ण है, वैसे दूसरा पुरखा भी महत्वपूर्ण है। आपको एनसीईआरटी की किताब में कौन सी पंक्ति आपत्तिजनक लगी, उस पे आप रेखांकित कीजिए, उस पे हम बहस करेंगे। क्या मुगलों का दौर एक ऐतिहासिक दौर नहीं रहा? एक छोटा सा प्रश्न मैं यहाँ पर जोड़ देती हूँ। आपने कहा कि हम मुगलों, औरंगजेब की बात होते होते मुगलों पर आते हैं, मुगलों से फिर मुसलमान पर आते हैं। ऐसे क्यों लग रहा है आपको कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसे मुगलों से कनेक्ट किया जा रहा है? ऐसी कौन सी बात है जिससे आप ये तमाम चीजों को लिंकअप कर रहे हैं? आज सारी बहसें कहाँ जाकर के केंद्रित हो जा रही हैं? आप देखिए, जो भी बहस हम कर रहे हैं वो बहस, या तो हमको एक मुद्दा लेना चाहिए कि हम औरंगजेब के शासनकाल की खूबियों, अच्छाइयों और बुराइयों पे बात करेंगे, और हम उसमें नहीं बात करना चाहते। हम ये नहीं बताना चाहते इस बातचीत में जो औरंगजेब के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनके प्रशासन के अंदर कितने प्रतिशत हिंदू थे, उनकी जो पूरी शासन व्यवस्था थी उसमें 34% हिंदू थे, ये बात नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम सेलेक्टिव होकर के एक खास निष्कर्ष की तरफ सबको ले जाना चाहते हैं, और उस निष्कर्ष के निहितार्थ हमको समझने पड़ेंगे। ठीक है प्रोफेसर गंगासाय जी, आपकी राय हो सकती है, लेकिन देखिए, जब बात इतिहास की होगी तो फिर चर्चा भी होगी, और जब कोई साक्ष्य मिलेगा तो उस पर तो खासकर चर्चा की जाएगी। अमरेंद्रनाथ जी, आपने शुरुआती साक्ष्यों से की थी, आपने बताया था कि अगर किसी ढांचे के नीचे, किसी बिल्डिंग के नीचे, किसी मस्जिद के नीचे कोई साक्ष्य मिल रहा है तो फिर उसकी खोज होना जरूरी है, उसके बारे में पता लगाना जरूरी है। ज्ञानवापी की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे दावे किए गए हैं कि इतिहास से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं, हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब पुरावशेष जो भी मिलेंगे उसके ऊपर हम शोध करते हैं और निष्पक्ष भाव से शोध करते हैं। जैसा डॉक्टर मीणा जी ने बताया कि वहाँ बुद्धिस्ट अवशेष भी मिल सकते हैं, कोई भी अवशेष मिले, बुद्धिस्ट मिले, जैन मिले, हिंदू मिले, इस्लामिक मिले, सभी अवशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और उनका क्रमबद्ध यही देखना है कि कौन सा धर्म या कौन सा पूजा की, उपासना की विधि सर्वप्रथम वहाँ पाई गई, जो सबसे निचले सतह में हमें क्या मिलता है। और बनारस ऐसी जगह है जहाँ हमें अच्छी तरह आर्कियोलॉजी के माध्यम से, पुरावशेष के माध्यम से हमने एक क्रोनोलॉजी तैयार की है, जो क्रोनोलॉजी पब्लिश्ड है और सर्वमान्य है, और उसके लिए हमें कोई दूसरी तरफ देखना नहीं है। और हम किसी भी धर्म से युक्त पुरावशेष मिलते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और उसमें हमें धरोहर की पहचान है, और उन विशिष्ट धरोहर को हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से लिखते हैं, किसी भी धरोहर की अवमानना नहीं करते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। हमारे देश में अनेक प्रकार के धरोहर हैं जो आस्था से जुड़े हुए हैं, और उन सभी आस्था से जुड़े हुए धरोहरों को हम लोग सम्मानपूर्वक लिखते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं। किसी भी एक धरोहर को हम नीचा नहीं दिखाते, किसी भी एक धरोहर को ऊंचा नहीं दिखाते, लेकिन क्रोनोलॉजी में कहाँ पर वो स्थित है वो जरूर बताते हैं। और ज्ञानवापी के मामले में वही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि वहाँ जो परिसर में
जो पुरावशेष मिलते हैं वो गुप्त काल से दिखाई पड़ रहे हैं अभी, और उसके बाद मेडिवल पीरियड के हैं, और उसके बाद सबसे ऊपर जो सफेद गुंबद है, 3 गुंबद बने हुए, वो लेटर मुगल का या औरंगजेब का के काल का हो सकता है। अब इस सारी वस्तुओं का, पुरावशेषों का हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हमें सारनाथ जैसी जगह है, राजघाट जैसी जगह जहां हमने खुदाई की है, और वहां से हमें मौर्य काल के अवशेष, पूर्व मौर्य काल के पहले के अवशेष, शिलालेख हैं अशोक के समय के, और वो सब एक जगह स्थित है, और हम सभी पुरावशेषों का सम्मान करते हैं, और ये नहीं सोचना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर खोज हो रही है तो हम उसके वास्तविक रूप को पता करना चाहते हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर मैं रिएक्शन गंगा साय जी आपसे जानना चाहूंगी, मैं आपसे इस बात को समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि एक अलग बहस इस देश में छिड़ रही है, लेकिन बड़ा साफ कर दिया डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी ने कि अगर हम कहीं पर खोज कर रहे हैं, अगर कोई अपने इतिहास को पता कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पता लगाना चाहते हैं कि धार्मिक स्वरूप है क्या उसका। देखिए, मैं एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं, और विश्वविद्यालय में जब शोध होते हैं तो मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत सम्मान करता हूं। कोई भी शोध कार्य किया जाता है उसका बहुत सम्मान करता हूं। शोध का एक तरीका होता है, उसकी एक गरिमा होती है, और उसका एक प्रविधि होती है। तो उस प्रविधि में ये ख्याल रखा जाता है कि हम जो संवेदनशील चीज़ें हैं, उन संवेदनशील चीज़ों को इस ढंग से प्रस्तुत करें अपने शोध के माध्यम से, वो राजनीतिक अखाड़े की चीज़ ना बन जाए। तो ये बहुत संवेदनशील मसले हैं जहाँ पे खोज कर रहा है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इतने संवेदनशील मसले को लगातार पिछले, मैं देख रहा हूँ करीब 15 दिनों से टीवी डिबेट्स का हिस्सा बनना, या लोगों की चाय की दुकान पे आपसी गर्मा गर्मी का मुद्दा बनना, मेरे ख्याल से एक शोध का तरीका नहीं है। शोध को इस तरह से बीच में, जबकि शोध अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जब वो शोध पूर्ण हो तो उसके कुछ निष्कर्ष साझा किए जा सकते हैं। उस शोध को बीच में इस तरह से टीवी डिबेटों का हिस्सा बनना मेरे ख्याल से शोध की स्वतंत्र और एक जो निष्पक्ष परंपरा है और एक उसकी सम्मानित परंपरा है, उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं जानबूझकर किया जा रहा है, देश का माहौल खराब हो रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ओम जी उपाध्याय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए बात चूंकि औरंगजेब की आज हम कर रहे हैं, क्योंकि कल ओवैसी साहब ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर इस पर एक नई जंग छिड़ गई है। औरंगजेब खलनायक या नायक, क्या कहता है इतिहास, कैसे समझें हम, कैसे देश के सामने रखें, क्योंकि राजनीति तो हो ही रही है। देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। सौभाग्य से जीविका के स्तर पे मैं भी इतिहास के अनुसंधान की जो एपेक्स बॉडी है भारत सरकार की, उसके डायरेक्टर के बतौर काम कर रहा हूँ। इसलिए देश भर में इतिहास का जो अनुसंधान हो रहा है, जो शोध हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके वाइब्स या उसके नब्ज पे हमारा हाथ कहीं ना कहीं होता है। इसलिए ये कतई नहीं है कि किसी खास एजेंडे के तहत इस तरह की बात हो रही है। अगर हमें, जैसा अभी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की बात डॉक्टर अमरेंद्र जी ने किया, उसमें अगर हमें कुछ मिल रहा है या कुछ मिलने की गुंजाइश है, तो उससे डर किस बात का है, उसको सामने क्यों नहीं आने देना चाहिए? एक तो प्रश्न मेरा ये है। उसको अगर सामने आने देने में तकलीफ क्या है? हमें अगर कुछ रिमेन्स मिल रहे हैं, उसके आधार पे हम किसी निष्कर्ष की ओर जा सकते हैं, क्योंकि अनुसंधान का डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे अगर ऐसा उनका कहना है। तो मेरा मानना यही है कि हमेशा इतिहास के रूप में मैं यही कहता हूं कि इतिहास हमेशा इंटरिम रिपोर्ट होता है। जो नए रिसर्चेज आते हैं उसके आधार पर नए नैरेटिव्स बनते हैं, नए विमर्श खड़े होते हैं। इसलिए नए नैरेटिव्स को बनने का मौका तो दीजिए ना, और उसकी एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। 150 साल में पीछे जो साइंस में रिसर्चेज हुए, उसमें से पिछले 30 साल में, 3 दशक में 2/3 से ज्यादा ऑब्सोलीट हो गए, वो खत्म हो गए, उनकी जगह पे नई थ्योरीज आ गई। लेकिन इतिहास और ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज में समस्या है कि हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, औरंगजेब पे जो प्रश्न है, जी, तथ्य केवल सामने रखने चाहिए। वो नायक है या खलनायक, ये विद्यार्थी डिसाइड करेगा, वो इस देश का जनमानस डिसाइड करेगा कि वो उसको नायक के रूप में लेना है या खलनायक के रूप में लेना है। लेकिन उपाध्याय जी, तथ्यों की बात लौटूंगी करनी आपके पास ही आऊंगी, आप इससे शुरुआत करूंगी। वो क्या तथ्य हैं जो देश के सामने रखने चाहिए ताकि देश ये तय कर ले नायक है खलनायक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। ओम जी उपाध्याय, मैं आपसे समझना ये चाह रही हूँ कि हमने शुरुआत में ही बताया कि किस तरीके से औरंगजेब ने कई मंदिरों को ध्वस्त किया, फरमान जारी हुआ करते थे। अगर हम इतिहास की बात कर लें तो वो जरा समझाइए कि किस तरीके से तब फरमान जारी हुआ करते थे, क्या मंशा रही होगी जो इस तरीके से मंदिरों पर हमले हुए। जी देखिए, औरंगजेब ने, आपने स्पष्ट ये भी कहा, और ज्ञानवापी को लेकर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि 1669 का जो फरमान है वो एशियाटिक
सोसाइटी की लाइब्रेरी में कोलकाता में सुरक्षित है। इसके अलावा बहुत सारे फरमान हैं औरंगजेब के और मंदिर तोड़ने के प्रमाण हैं। उन मंदिरों के मलबे से कई जगह मस्जिद निर्माण करने के प्रमाण हैं या केवल तोड़ने के प्रमाण हैं। इसके आपको प्रमाण बहुत स्पष्ट तरीके से फरमान्स तो पब्लिश्ड भी हैं, औरंगजेब के बहुत सारे मैक्सिमम फरमान्स पब्लिश्ड हैं, आप देख सकते हैं उनको। मंशा इसके पीछे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस्लाम के स्थापना की तो थी ही, जो यहाँ पे कन्वर्जन भी हुए उस दौर में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा थी कि जो ये देश है इसको इस्लामिक देश या इस्लाम का जितना प्रसार किया जा सके वो करने का उनका लक्ष्य स्पष्ट तरीके से हमको दिखाई देता है सारे लिटरेरी सोर्सेज में, सारे जो फरमान्स हैं उसमें। इसलिए इस मंशा को लेके कोई प्रश्न चिन्ह या इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये मंशा के साथ बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से मंदिर तोड़े गए, उसके जगह पे मस्जिदें बनाई गई या उनको मलबे के रूप में उनको ध्वस्त करके छोड़ दिया गया, कन्वर्जेंस किए गए उस समय, ऐसा हुआ। जी ठीक है, जुनैद हारिस साहब भी चर्चा में हमारे साथ आ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी जुनैद हारिस साहब, आप जरा बताइए, जवाब दीजिए आप ओमजी उपाध्याय की बात का कि इस्लामिक एक्टिविटीज को, इस्लामिक जो धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए इस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदों का निर्माण कराया गया कई सारी जगहों पर। बस एक लाइन और मैं जोड़ दूं कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, ये एक बड़ा लक्ष्य था। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, ये एक बड़ा लक्ष्य था उस समय। हारिस साहब जी, एक चीज तो मैं इनको क्लियर कर दूं कि औरंगजेब के नाम से मंदिर तोड़ा जाना साबित है कि नहीं, लेकिन मस्जिद तोड़ा जाना जरूर साबित है। और वो कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर, गोलकोंडा के अंदर। देखिए, उस समय की बात यह है कि वो सत्ता की और धन के लिए वो लोग कुछ भी किया करते थे। हिंदू भी ऐसे राजा थे जो कि मंदिरों को, ऐसी जगहों को जहाँ पर की सोने चांदी हुआ करते थे, वो तोड़कर अपने शामिल करने के लिए ऐसे अफसर नियुक्त हुआ करते थे जो बाकायदा जो देवी देवताओं के ऊपर से जो सोना है उसको उतारने के लिए। तो ये एक तरह से हम इस बात को ये नहीं कह सकते हैं जो इन्होंने कहा है कि इस्लाम ही को स्थापित करने के लिए। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, आखिर में इन्होंने बड़ी ख़ास बात कहने की कोशिश की है, और वो ये कि दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब कभी भी हिंदुस्तान को नहीं घोषित किया गया, ये किसी भी चीज़ में नहीं दिखा सकते हैं। दारुल हर्ब किसको कहते हैं, पहले मैं ये व्याख्या कर दूं। वो स्थिति जहां पर लड़ाई हो रही हो, वो इमरजेंसी हालत कि उसके अंदर अमन के साथ आदमी रह ही नहीं रहा हो, तो जहां अमन के हालत में नहीं रहेगा वो दारुल हर्ब है। दारुल इस्लाम जहां पर सलामती के साथ रह रहा हो। इस्लाम में कई एक स्थितियां हैं। दारुल अमन भी है जहां पर पीसफुल्ली, जैसे हिंदुस्तान दारुल अमन है, दारुल सलाम है, इसके अलावा दारुल मुआहदा है, यानी जिस चीज़ से हमने समझौता कर रखा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पहले मिल जाती हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में मिल जाती हैं। ये कहाँ से इन्होंने कह दिया कि दारुल हर्ब समझ करके सबको मारने वाली बात? अगर ऐसा होता, एक चीज़ मैं कह करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, अगर ऐसा होता तो खुद मुग़लों के बादशाह औरंगज़ेब, मुग़लों के बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह नहीं होते। वो इस्लाम के प्रचार के लिए मैं नहीं समझता हूं कि बहुत कोशिश कर रहे थे। और राणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूरी नहीं होते। और यही नहीं, बहुत बाद में औरंगजेब के ज़माने में भी हिंदू सेनापति हैं और शिवाजी के मुसलमान हैं। और सिर्फ यही नहीं मैं कहना चाह रहा हूं, एक बात और मैं बता दूं, जा सकता, क्योंकि इतिहास में कई सारी ऐसी चीजें दर्ज हैं जहां पर हिंदू आस्था के मंदिरों को तोड़ा गया है, औरंगजेब का नाम उसमें आता है। तो उपाध्याय जी, सबसे पहले मैं आपसे अब रिएक्शन लेना चाह रही हूं। जो बात कही हारिस साहब ने, जो बात कही कि देखिए सत्ता के लिए उस वक्त किया जाता था, अगर कोई मंदिर तोड़ रहा है, कोई मस्जिद तोड़ रहा है, तो ये सब सत्ता के विस्तार के लिए किया जाता था। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, अभी बड़ी एक बात जो मैं, वैसे मेरी इच्छा यही होती है कि जो विषय है उससे एक लाइन भी हटा ना जाए। यानी आज अगर औरंगजेब का विषय है तो औरंगजेब से या उससे जुड़े मुद्दों से हम हटे ना। लेकिन एक बड़ी बात अभी जुनैद साहब ने कही कि भारत में तो मंदिरों को तोड़ने की परंपरा रही, हिंदू राजा मंदिर तोड़े। मैं आपको बता दूं, और दर्शकों को खास करके मैं इनवाइट भी करता हूं इस पे, अगर किसी को भी इसके अलावा कुछ पता हो तो मुझे जरूर बताएं। मेरी जानकारी में यही है कि पूरे भारतीय इतिहास में सिर्फ एक बार यह घटना आती है कि एक पांड्य राजा था श्री बल्लभ,
जिसने सिंघल देश पर चढ़ाई करने के लिए, वहां पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ मंदिरों को लूटा था। ये इकलौती घटना है किसी हिंदू राजा द्वारा किसी मंदिर को लूटने की पूरे भारतीय इतिहास में। एक घटना को, जहां हजारों शासकों ने शासन किया हो, किसी एक घटना को आप किसी देश का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बना सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये इस देश की प्रवृत्ति रही है, कतई नहीं। इसलिए एक घटना के आधार पर इसका निर्धारण नहीं होना चाहिए, बहुत सीधी सी बात है ये। दूसरे, जो औरंगजेब की जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत स्पष्ट है, आपके स्क्रीन पे आप लगातार दिखा रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि कितने मंदिर उसने तोड़कर मस्जिद बनवाए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार ग्राफिक्स के जरिए तो हम दिखा रहे हैं। हरी साहब, आऊंगी आपके पास। गंगा साई जी, आपसे जरा मैं एक छोटा सा आप रिएक्शन इस पर दे दें कि देखिए फरमान तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि फरमान नहीं है उन आक्रांताओं के जिन्होंने मंदिर को तुड़वाया। खासकर अगर हम औरंगजेब की बात करें तो उनके फरमानों का जिक्र होता है कि उसने कब कब कहां पर मंदिरों को ध्वस्त किया और कई जगहों पर मस्जिद भी बनवा दी। देखिए, हमको ये बातचीत के दौरान ये याद रखना चाहिए कि हम एक तो सामंती युग के बारे में बात कर रहे हैं, हम कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात नहीं कर रहे जहाँ सामंती युग, और वो भी 49 वर्ष का लंबा शासन। तो आप ये सोचिए कि कोई राज क्यों करना चाहता है। वो राज इसलिए करना चाहता है कि अपनी सत्ता को कायम कर सके, अपने जिन चीज़ों में वो यकीन करता है उसको विस्तार कर सके, उसको फैला सके। ठीक बात है, लेकिन एक फ्यूडल सोसाइटी में आप क्या अपेक्षा करते हैं? किसी के जीतने के बाद वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीक छोड़ना चाहता है कि मैं जीता हूं तो इसलिए मुझे मेरे प्रतीक चिन्ह हो, इस तरह से मुझे करना चाहिए। तो 49 वर्ष के शासन काल में, जैसा हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, कि अगर वो इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे, तो इस्लाम का प्रचार करना चाहते तो 49 वर्ष में वो कितना कर सकते थे? क्या उन्होंने इस तरह से कोई विधिवत इस्लाम के प्रचार के साक्ष्य हमको मिलते हैं कि उनके 49 वर्ष के शासन काल में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला? मेरे ख्याल से मुगल काल के बारे में एक संतुलित राय हमें बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भारत की साझी संस्कृति का हिस्सा है। उस मुगल काल में जिसमें बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, आज हमें बेहतरीन इमारतें और इतने निर्माण कार्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इतिहासकारों के पास वो साक्ष्य लेकर बात करना चाहती हूं। मैं फरमान को लेकर आपसे समझना चाह रही हूं गंगा साई जी। देखिए, फरमानों के बारे में तो नहीं हम इनकार कर सकते, और लगातार हम अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कब कब औरंगजेब ने कहां पर किस किस मंदिर पर हमला किया, और कई जगहों पर फरमान भी हमें साक्ष्य के तौर पर मिलते हैं। खासकर ज्ञानवापी की बात कर लें तो यहाँ पर तो कई साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से। साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं। हमारे प्रोफेसर साहब के पास में भी साक्ष्य है, जिसमें दैनिक जागरण का साक्ष्य है, और वो दिखाना भी चाहते हैं, जिसमें औरंगजेब की तरफ से एक फरमान है जिसमें लिखा है कि मंदिर ना तोड़ें। ऐसे भी साक्ष्य मौजूद है। मैं औरंगजेब को कोई क्लीन चिट नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इतिहास के उस खास दौर को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की वकालत जरूर करता हूं। लेकिन कंफ्यूजन में नहीं रहा जा सकता ना। अगर आप क्लीन चिट नहीं देना चाहते तो बताइए कि उसका कैरेक्टर क्या था। कंफ्यूजन में नहीं रहा जा सकता। जब बात इतिहास की हो रही है तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। वो एक शासक का कैरेक्टर है, एक सामंती शासक का कैरेक्टर है, उससे हम एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर की उम्मीद नहीं कर सकते। आज डेमोक्रेसी के दौर में भी जब सरकार बदलती है तो कैसी प्रतिक्रियाएं होती है। एक सामंती शासक से आप क्या प्रतिक्रिया की उम्मीद करेंगे? उसके माध्यम से मेरे ख्याल से पूरे मुगल इतिहास को हम धूमिल नहीं कर सकते, जो कि भारत के इतिहास का हिस्सा है। साक्ष्य भी हैं, तो फिर बात औरंगजेब की आएगी तो फिर उसके उन तमाम चीजों को जरूर बताया जाएगा जो इस देश में किया। मैं औरंगजेब ही से बात शुरू कर रहा हूं, जैसा कि इन्होंने कहा। देखिए, ऐसा है कि अभी जैसा कि ये बता रहे हैं कि 1669 इसके अंदर मंदिर को तोड़ा, और उससे पहले का 1658-59 का उसका फरमान अभी भी BHU में रखा हुआ है, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि वाराणसी शनिवार 17 दिसंबर 2005 में वो फरमान छपा हुआ है कि किसी ब्राह्मण को तकलीफ न दी जाए और कोई मंदिर न तोड़ा जाए। ये भी उसका फरमान है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, औरंगजेब ही के बारे में भी मैं बात कर रहा हूं कि शासन और सत्ता, मैं खुद बता रहा हूं कि सत्ता के लिए सब कुछ होता था, बल्कि हिस्ट्री में खुद मुसलमान हिस्टोरियंस की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने भी ये लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, औरंगजेब के ज़माने में तोड़ा गया। अभी ये बात जरा सुनिएगा, क्यों तोड़ा गया? इसलिए कि उसके साथ जो हिंदू राजा जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, और उनकी रानियां नहाने के लिए गई थी, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और इस वजह से तोड़ा गया। कहानी कितनी सच्ची है झूठ है हम इस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हिंदू राजाओं ने भी लिखा है। सवाल ये नहीं है कि उसने तोड़ा,
मैंने तो कहा, मैंने मस्जिद को भी कहा था कि गोलकोंडा में तोड़ा उसने, मंदिर भी तोड़े गए, मैं ये भी मान रहा हूं, लेकिन मंदिर तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद बनाया गया हो, सवाल ये है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि 1707 में, हिस्टोरियन है इसलिए बात करने में बहुत अच्छा लगेगा, 1707 में औरंगजेब मर गया, ठीक है। उसके बाद वो कमजोर पड़ गए, मुगल बहुत कमजोर पड़ते चले गए, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1835 में, ठीक है ना, 1800, उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जाकर के मंदिर बाकायदा उसकी स्थापना हुई और बाकायदा वहां पर जो है मंदिर बनाया गया। अब अगर ऐसी कोई बात होती तो पहला सवाल ये उठता कि जिस जगह पर मंदिर पहले था और मस्जिद अब बना दिया गया है, वहां पर जाया जाए। दूसरी बात, नंदी महाराज, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद नंदी महाराज की स्थापना नहीं किया जा रहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा। बात यहाँ औरंगजेब के कैरेक्टर को लेकर चल रही है, क्योंकि देश में ऐसी बयानबाजी हो रही है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसी साहब एकाएक हिमायती बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। और उन्होंने कहा, मैं कोट कर देती हूं, उन्होंने ये भी कहा कि देश के मुसलमानों को मुगलों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या मुगल अच्छे मुसलमान नहीं थे, या हिंदुस्तान के मुसलमानों का कंपेयर उनसे किया जा रहा है? वाकई में ये देख लीजिए, अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी। देखिए, भारत की संस्कृति, संस्कार, इतिहास को नहीं बदला जा सकता, और वो क्या है कि इस मौर्यंस ने सबसे पहले इस भारत का सबसे बड़ा स्वरूप दिया। उसके बाद गुप्ता पीरियड में, विक्रमादित्य के जमाने में हम कह सकते हैं कि अखंड भारत का स्वरूप हमारे सामने आया, और उसके बाद जो सबसे बड़ा भारत का, अखंड भारत का स्वरूप अगर आ रहा है तो औरंगजेब के जमाने में मुगल है, औरंगजेब के, ये सब हमारे इतिहास के हिस्से हैं और ये सब के सब हमारे अपने हैं। बिल्कुल, देखिए इतिहास की बात तो हम लगातार कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक चीज कहना, मैं एक चीज अगर इजाजत दे तो मैं कह लूं, अगर आप ये कहेंगे कि मुगल आक्रांता थे, मुगल गैर थे, तो क्या बहादुर शाह जफर जो कि मुगल थे और मंगल पांडे उन्हीं की सरपरस्ती में लड़ाई लड़े थे, हम क्या कहेंगे? उसके कैरेक्टरिस्टिक को सामने रख रहे हैं, उसके फरमानों को सामने रख रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं आऊंगी आपके पास। अमरीनाथ जी, देखिए, बात यहाँ इतिहास की होगी तो साक्ष्य की बात भी जरूर होगी कि साक्ष्य जहां जहां मिलेंगे उसके हिसाब से हमारा जो इतिहास है वो गढ़ा जाएगा, उसके हिसाब से इतिहास सामने आएगा। ये तमाम जो बातें हो रही हैं, ऐसे कैसे साक्ष्य सबूतों के साथ जोड़कर आप रखना चाहेंगे? ज्ञानवापी परिसर में जो साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं उसकी बात की जा रही है। अब ये किसने तोड़ा उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, लेकिन जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, जो दीवार दिख रही है, वो कतई मस्जिद की दीवार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फ्लूटेड मोल्डिंग्स हैं, फ्रीजेस हैं बने हुए हैं, सीरीज़, और एक के बाद एक सतह के रूप में उसकी बनी हुई है, और वो किसी भी उस 9वीं 10वीं शताब्दी के मंदिर से कंपेयर की जा सकती है। कई सारे उस प्रकार के मंदिर की दीवार अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो अंडर वर्शिप है। तो और ठीक उस दीवार के ऊपर और फिर प्रोजेक्शंस हैं, जो मुख मंडप के जैसे प्रोजेक्शंस हैं, उसके ऊपर वो दीवार है, मकर के तोरण बने हुए हैं, और उसके साथ जो दीवार है उसको लगता है कि बाद में बंद किया गया है। वो सारी स्थिति दिखाई पड़ती है फोटो के माध्यम से। और ठीक उसके ऊपर एक डोमिकल 3 डोम्स बने हुए हैं। तो वो निश्चित रूप से जो डोमिकल स्ट्रक्चर है उसमें इस्लामिक पूजा पद्धति के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, यही मैं कह सकता हूँ। और लेकिन मंदिर के दीवार के ऊपर वो बना हुआ है, तो ये बाद में हुआ है और उसी की खोज होनी चाहिए। उस अगर ये आगे तथ्य को खोजने की बात अगर न्यायालय करती है और तो फिर हम लोग उसमें पिक्चर में आते हैं, उससे पहले और इसके अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं। ठीक है, साक्ष्य के आधार पर बात होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। उपाध्याय जी, अब जवाब देना चाह रहे थे आरिफ साहब का। प्रश्न यहाँ दो बड़े प्रश्न हैं। एक मिनट आरिफ साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 2 बड़े प्रश्न हैं। एक तो ये कि जो औरंगजेब का चरित्र है, जो उसका नेचर है, उसको समझने की बात। आक्रांता था, इसमें कहीं कोई मुगल आक्रांता थे इस देश में। 1526 में बाबर ने आक्रमण किया था, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से औरंगजेब ने यहां पर शासन किया, प्रश्न उस पे है, प्रश्न उसके कृतित्व पे है। किसी क्रूर, बर्बर, निरंकुश और अत्याचारी शासक को हीरो नहीं बनाया जाना चाहिए, उसको महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए।
ये एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, उसके क्रूर, अत्याचारी और बर्बर चरित्र को बच्चों को समझाया जाना चाहिए, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। कहीं भी मुस्लिम समुदाय इससे अपने को कनेक्ट क्यों करता है? मुस्लिम समुदाय को तो खुले मन से कहना चाहिए कि यस, इस देश के साथ अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, उसने गलत किया, ये कहने का हौसला, ये मादा रखना चाहिए मुस्लिम समुदाय को, बड़े मन से, खुले मन से। उसको कहीं अपने को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुगल को, हारिस साहब, भारत के मुस्लिमों को क्यों connect ऐसा करना हो रहा है कि चाहिए? एक समुदाय क्यों आक्रांताओं को अपना, कुछ लोग आक्रांताओं को अपना हीरो बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? देखिए, अब आप पूरी बात सुन लीजिएगा, प्लीज कंप्लीट होने दीजिएगा। जहां तक आक्रांता होने का संबंध है, मैं एक चीज बहुत खुले मन से कहना चाहता हूं कि हमारी धरती, हमारा मुल्क एक तरह से स्वर्ग समान है। यहाँ पर जो भी आया उसने इसको अख्तियार कर लिया। ऐसे लोग भी आए जो लूट कर गए, हम उन्हें कभी भी अपना नहीं कह सकते, लेकिन जिन्होंने इसे अपना बना लिया, उसी में से मैं खुद भी हूं और मैं आर्यन हूं, मैं भूमिहार हूं। जाहिर से बात है, आर्यन भी बाहर से आए और आने के बाद इसको अपना मुल्क पूरी अब बोल लेने अब बोल लेने दें, अब आप मुझे बोल लेने दें, आप प्लीज पूरा करें। लेकिन आर्य बाहर से नहीं आए, अब जब आप बोलने नहीं देंगे तो ये देखिए, ये आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन मतलब ये है कि आप इस मत से इनकार नहीं कर सकते हैं कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए और जर्मन से क्या कनेक्शन है उनका और ईरान से क्या कनेक्शन है उनका, इससे इनकार नहीं कर सकते। धार्मिक वे में अगर देखा जाए तो जोरोस्टर जो रिलीजन है, जो जोरोस्टर, सुन लीजिए, जो मूल्यवासी तो आदिवासी या जो जोरोस्टर रिलीजन है, की थ्योरीज है सर, जो ठीक करनी है। जो पारसी रिलीजन है और जो सिमिलरिटी है हिंदू रिलीजन के अंदर, वो उसी वजह से है कि खानदानी के तौर पर दोनों। देखिए, मेरे पास समय खत्म हो रहा है हारिस साहब, आप पॉइंट पर आ जाइए और इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्यों हीरो बनाया जा रहा है। छोटा सा सवाल। तो बीच में मैं आ गई थी बात ही तो जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो भारत के अंदर जो मुगल आए, इसको किसने बुलाया? राणा सांगा जी ने बुलाया। किस लिए बुलाया? मुस्लिम बादशाह को शिकस्त देने के लिए बुलाया था इब्राहिम लोधी को। जाहिर सी बात है वो आया। ये भी अनैतिहासिक है, मैं बात करूंगा इस पे। अब प्लीज बोलिए, बोल लेने दें। जाहिर सी बात है कि हर चीज मेरे पास समय खत्म हो रहा है। देखिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मेरे पास समय खत्म हो रहा है। इतिहास एक ऐसा विषय है हारिस साहब, जिस पर चर्चा करने बैठेंगे तो पूरा वक्त निकल जाएगा। फिलहाल मेरे पास समय खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इतिहास पर चर्चा करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।